मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को वापस लाने के लिए पार्लियामेंट में मंजूर की गई 1994 की करारदाद को नाफिज करेगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हर शहरी का दर्द महसूस करता है, जहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें हरासा किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने बड़गाम में 76वें इन्फेंट्री डे के मौके पर मुनक्किदा शौर्य दिवस से खिताब किया। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को वापस लाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि 1947 के तमाम मुहाजिरों को अपनी ज़मीन और अपने घर वापस मिलेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि बाज़ अनासिर ने कश्मीर को समाज के टुकड़ों में तकसीम किया था, लेकिन दफ़ा 370 हटाने के बाद तमाम तबक़ात के लोग एक साथ तामीर और तरक्की और कामयाबी की राह पर गामज़न है और कश्मीर तामीर और तरक्की और कामयाबी के राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। कुछ स्वार्थी तत्वों ने कश्मीरी समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया था। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख में बट गया था। कश्मीर की हो या देश की पूरी सिया बदल गई है मेरे बहनों भाई। लोगों में एकजुटता आई है और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े हैं। यानी कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है तो कश्मीर के मुसलमान, कश्मीरी के पंडित, राजपूत और सिख मिलकर ही यह काम कर सकते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और मैं गर्व की भी अनुभूति करता हूं कि सरकार ने इनके बीच की विभाजनकारी शक्तियों को उखाड़ फेंका है और आज ये सभी समुदाय मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना पूरा होता हुआ मेरे बहनों भाइयों मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आस्तान मर्ग कौसरनाग कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हुआ है। जंगलाती इलाके में एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मिल रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है। इस इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से। आस्तान मर्ग कौसरनाग कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन अभी जारी है। जंगलाती इलाका है जहां पर एनकाउंटर अभी जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है। इस बात की तस्दीक कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट के जरिए की है। कौसरनाग इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। ऑपरेशन इस वक्त आपको बता दें जारी है और ये जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट में दी है। नाजरीन, हम आपको बताएं कि अभी कुछ देर पहले यहां आस्तान मर्ग कौसरनाग कुलगाम इलाके में जो है एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस थाना मंजगाम के तहत जो इलाका आने वाला है उस इलाके में जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी इतला मौसूल हुई है, जो कि रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और वहां पे कितने मिलिटेंट और छुपे हो सकते हैं ये कहना कबल वक्त है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मंजगाम कुलगाम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते, श्री बारामुल्ला में एनकाउंटर।
पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई। लश्कर तोयबा का एक मिलिटेंट निसार अहमद भट्ट जिंदा पकड़ा गया है। एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हुए हैं। भारी मिकदार में गोला बारूद और जदीद हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि बारामुल्ला से है। शीरी बारामुल्ला में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई जिसमें लश्कर तोयबा का एक मिलिटेंट निसार अहमद भट्ट पकड़ा गया है। वहीं एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हुए हैं। साथ ही भारी मिकदार में गोला बारूद और जदीद हथियार बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू मसले कश्मीर पर साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू पर मुसलसल हमलावर हैं। ताजा हमला उन्होंने एक आर्टिकल के जरिए किया है। रिजिजू ने अपने आर्टिकल में नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी बात की तायीद में दलाइल भी पेश किए हैं। रिजिजू ने नेहरू की तकरीर का हवाला दिया है। वो लिखते हैं कि नेहरू कहते हैं हमने दोनों को मशवरा दिया था कि कश्मीर एक खास मामला है और वहां जल्दबाजी की कोशिश करना दुरुस्त नहीं होगा। रिजिजू पूछते हैं कि नेहरू क्या चाहते थे। किरण रिजिजू आगे मजीद लिखते हैं कि कश्मीर के इल्हाक को आर्जी करार देना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने दीगर तमाम प्रिंसली स्टेट की तरह ही इंजमाम की दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। कश्मीर के अलावा बाकी तमाम शाही रियासतें यूनियन में जम हो गई क्योंकि नेहरू ने इंजमाम को आर्जी कहा था मगर महाराजा ने नहीं। वो लिखते हैं नेहरू की तीसरी बड़ी गलती आर्टिकल 35A के तहत 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करना थी, जबकि आर्टिकल 35 के बजाय आर्टिकल 51 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करना मुनासिब होता। किरण रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती ये थी कि मसले कश्मीर को पनपने दे रहे थे। नेहरू की 5वीं बड़ी गलती बिलाशुबा आर्टिकल 370 की तख्लीक और उसे बरकरार रखना थी। वो लिखते हैं इस तरह के आर्टिकल का कोई जवाज नहीं था। हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। इतिहास तो जो है उस इतिहास को सिर्फ लोगों के सामने में रखना था। और मैं मानता हूं कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। जो भूल उस समय कर दिया, आज उस भूल को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़ा कदम उठाया है उसको सारा देश आज जानते हैं, साथ दे रहे हैं। और कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख के बात यह है कि कश्मीर का आधा हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। तो ये हकीकत है, इसमें नई बात तो मैंने कुछ कहा नहीं है। नहीं, ये 5 गलतियां ऐसे है कि इसको अलग अलग भिन्न करके हम नहीं देख सकते हैं। पहले तो महाराजा हरि सिंह खुद ज्वाइन करना चाहते थे तो नेहरू जी ने उसको रोक दिया। अब इसको छोटी गलती तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने जब अटैक किया, अपना रूप बदल करके अटैक किया, उस समय भी नेहरू कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए। और जो इसको कश्मीर को स्पेशल कह करके आर्टिकल 370 डाल करके टेम्पररी प्रोविज़न बनाना, इसको हम क्या छोटे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या जो इसको जो ये घर का मामला है इसको वो यूनाइटेड नेशन में ले गए और अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुद्दा बनाया, इसको क्या हम छोटे गलती कह सकते हैं कि? तो इसमें छोटा कोई है ही नहीं है। ये 5 ब्लंडर ऐसा है जिसका कीमत आज भी चुका रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने सुधारने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब आगे जा कर के कश्मीर में शांति भी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ अभी भी अधूरा रह गया। अभी भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और एक हिस्सा चीन को उन्होंने भेंट कर दिया। तो ये चीज़ तो सबको खलते रहेंगे ना, ये चीज़ तो हम लोगों को चोट देते रहेंगे। इसलिए इतिहास ऐसा चीज़ है कि हम इतिहास के उस पन्नों से सही चीज़ को ला करके जो सीख लेना है, जो करेक्शन करना है, आगे जो चीज़ करना चाहिए वो भी हमको तय करना है। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर के ऊपर में जो उन्होंने निर्णय लिया है, आज पूरा देश साथ दे रहे हैं।
मरकजी वजीर किरण रिजिजू कश्मीर के मसले पर दिए गए बयान के बाद सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। मुख्तलिफ सियासी लीडरान किरण रिजिजू के बयान की हिमायत में खड़े हो गए हैं। वहीं कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने रिजिजू के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पर्सनल दोस्ती शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ निभाई और जम्मू कश्मीर को एक प्रॉब्लम के रूप में खड़ा कर दिया। पहला काम जवाहरलाल नेहरू की इस दोस्ती का नुकसान यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो इलाक था, विले, वो हिंदुस्तान के साथ डिले हुआ। महाराजा हरि सिंह बहादुर तो जम्मू कश्मीर का इलाक 15 अगस्त 1947 से पहले करना चाहते थे। उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी वकालत की थी कि हिंदुस्तान को अब आजाद हो कर रहे गए हम और अंग्रेजों को हम निकालेंगे। तो वो पक्के हिंदुस्तानी थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन के बाद इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर महाराजा हरि सिंह के बजाय शेख अब्दुल्ला को बनाया जाए। पहली लड़ाई ये हुई। दूसरी लड़ाई ये हुई जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली। महाराजा साहब ने कहा कि हमें फौज भेजो, तो जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला साहब के कहने पर फौज नहीं भेजी। उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनकी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। पहाड़ी कबीला है मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, खुईरट्टा, सुदनोती, मुजफ्फराबाद का वो एरिया, वहां सारे के सारे पहाड़ी कबीले के लोग रहते थे। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के सपोर्टर नहीं थे। इसलिए सियासत की आग में जम्मू कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दोस्ती की खातिर जलाया, जम्मू कश्मीर को, और फिर गलत तरीके से फैसले लिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की गलतियों का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के लोगों के पीठ में खंजर मारे। ये तो बीजेपी का एक मुद्दा बन गया है। ये टारगेट करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को और ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत था। इसी मामले में नहीं, हर मामले में उनको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। रज्जू जी जो हैं, जो हमारे इस वक्त मिनिस्टर हैं, काश वो 1947 में पैदा होते और वो देखते कि 1947 था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की हालत क्या थी, जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी। और ये जो कहते हैं कि जो एक्सेशन था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 प्रोविजनल था या टेम्पररी था, ये 1947 के अंदर जो अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, और उस वक्त की जो कैबिनेट थी वो उन्होंने उस वक्त के हालात के मुताबिक ड्राफ्ट किया था। ये खुशी है कि आज किसी ने तो माना, नहीं तो नेहरू की गलती के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता था। ये तो शुक्र है मोदी जी ने हमारे वो जय हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस को कहां से लाया, कहां खड़ा कर दिया। नेहरू के ऊपर होता तो सुभाष चंद्र बोस का नाम कहीं आ सकता था। मतलब दबा दिया था, सच को दबा के झूठ के साथ वो हुकूमत कर रहे थे। ये बिल्कुल ठीक रिजू जी ने कहा कि वो चाहते थे हिंदुस्तान से मिलना। उन्होंने जुलाई में भी कहा था। और जब ये प्रेशर पाकिस्तान ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अटैक कर दिया तो 24 तारीख को जब ये उड़ी का पुल भी उड़ाया, तब भी उन्होंने वो अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा को भेजा। उन्होंने कहा अंदाजा लगाओ दुश्मन आ चुका है अंदर, आधा हिस्सा उड़ी तक पहुंच गए हैं, फिर भी जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आप शेख के पास जाओ। तो इसका मतलब ये है
कश्मीर की परवाह नहीं थी, J&K स्टेट की परवाह नहीं थी। हमारी फौजें लड़ रही थी, पाकिस्तान ने बहुत सा हिस्सा ले लिया था, फिर भी वो महाराजा हरि सिंह की, बल्कि उस वक्त तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आ चुके थे, वो जो चीफ जस्टिस बाद में बने मेहर चंद महाजन, उन्होंने जोर लगाया मगर नहीं माने। उन्होंने कहा शेख को लाओ, शेख के उसके जरिया बात करो, महाराजा हरि सिंह से बात नहीं करेंगे। ये तो अंबेडकर जी ने भी कहा, सबने कहा, ये ठोसा गया और सिर्फ शेख ने करवा लिया। यहाँ वो असेंबली में आने नहीं दिया। आपको पता है कि जब डोगरा को सीटें उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया, कोई लड़ ही नहीं पाया। 100% असेंबली वो इलेक्टेड नहीं थी, ऑलमोस्ट नॉमिनेटेड थी। जो इलेक्शन हुए वो सब नॉन डोगरा, नॉन प्रजा परिषद, नॉन हिंदू, कोई भी नहीं था यहाँ से। तो जो मर्जी कर लेता वो, उसकी वजह से उसने जा करके बोला। और वहां भी आपको हम सबको पता है कि अम्बेडकर ने भी और सबने भी, सिर्फ आयंगर ने गलती कर दी। आयंगर वॉज अवर, मैंने भी देखा हुआ है आयंगर, वो हमारा चीफ मिनिस्टर था, वो भी बिक गया कुछ, वो नेहरू के साथ मिल गया और उसने ही ये सारी गलती शेख अब्दुल्ला से मिलके 370 कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दी। देखें, बिल्कुल सच बोला है उन्होंने, और यही इतिहास की सच्चाई है कि अगर पंडित नेहरू ने गलतियां ना की होती तो जम्मू कश्मीर का या हिंदुस्तान का ये हाल ना होता। मैं हिंदुस्तान को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इलाका जो पाकिस्तान हथिया कर ले गया वो पंडित नेहरू की गलती की वजह से था। हम भुक्तभोगी हैं उसके। मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के और पुंछ के लोग आज विस्थापन में हैं। 75 से भी अधिक वर्ष हो गए। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि वहाँ पर मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स हैं और वहाँ से सारी तबाही का पूरा नक्शा बनता है और हिंदुस्तान में आकर यहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता है। महाराजा हरि सिंह जी ने जब एक्सेशन ऑफ़र किया उसके बाद हिंदुस्तान को चाहिए था कि फ़ौरन उस पर काम करते और उनको वहाँ रहने देते, उनकी सलाह पर करते, क्योंकि इतनी देर उन्होंने रियासत चलाई थी। लेकिन उनको अलग कर देना, किनारे कर देना और शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बना देना, ये कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू है। और मैं समझता हूँ कि शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू का एक प्लान था और उस प्लान में ये भी था कि जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज़ हैं जिसमें कश्मीरी नहीं बोली जाती, ताकि शेख अब्दुल्ला को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, तो जानबूझकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और ये इलाके गंवाए गए, क्योंकि वहाँ जो मुस्लिम था वो कश्मीरी नहीं बोलता था, वो पहाड़ी बोलते थे, जो आगे चलकर शेख अब्दुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाले थे। तो देखें कितने दूरअंदेशी ये दोनों लोग थे। शेख अब्दुल्ला ने राज किया, उनके बेटे ने किया, उनके पोते ने किया, आगे पड़पोता भी तैयार था। तो कुल मिलाकर ये एक डिज़ाइन था और मैं समझता हूँ कि जो आज किरण रिजिजू जी ने कहा है बिल्कुल सत्य है और उसके हम लोग गवाह हैं और हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। जो गलतियां पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने की थी और महाराजा हरि सिंह जी को जिस तरह से इन्होंने नज़रअंदाज किया था, मैं समझता हूं कि आज जो भी हम झेल रहे हैं ये उसी का परिणाम है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डॉक्टर किरण सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम किया गया। डॉक्टर किरण सिंह ने कहा कि उनके वालिद के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, इसलिए देर लगी। अगर जल्दी करते तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को चला जाता। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह की वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय यानी एक्सेशन की 75वीं वर्षगांठ है। पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर तरह तरह की बातें भी हैं, विवाद भी हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं महाराजा हरि सिंह के पुत्र महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी। डॉक्टर साहब, ये जो विलय हुआ कितना हिस्टोरिकल था, लेकिन कई तरह की जो बातें होती हैं इसको लेकर के कि इसको प्रोविजनली बना दिया गया और कई तरह की बातें की। ये सवाल ये है ना कि परिस्थितियाँ उस समय बड़ी जटिल थी। ये मेरी आत्मकथा है, मैं इसमें मैंने 2 कागज़ रखे हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पिताजी ने साइन किया 26 अक्टूबर को 1947। दूसरा उसके साथ उन्होंने एक पत्र लिखा
लॉर्ड माउंटबैटन, कवरिंग लेटर, और उसका जवाब माउंटबैटन ने दिया। ये तीनों दस्तावेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सवाल ये है कि सारा बंटवारा भारतवर्ष का धर्म के नाम पे हुआ। अंग्रेज़ों ने किया या किसी ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, कांग्रेस ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, हुआ। अंततोगत्वा तो सारों ने इसमें सहमति दी। अच्छा, अब वो जब हुआ तो जम्मू कश्मीर राज्य में 80% मुसलमान, तो कहा जा सकता है कि भाई अगर सारा देश आपने धर्म के नाम पे बांटा तो ये जाना चाहिए पाकिस्तान को। ये एक डिमांड, एक आइडिया आ सकता था, कोई ऐसी इसमें कोई नायाब बात नहीं है कोई ऐसा सोचना। तो पिताजी के लिए बड़ा कठिन था कि 80% लोग मुसलमान थे, सारी सड़कें वहाँ से जाती थी, सारी बिजली वहाँ से, कारोबार वहाँ से जाता था, लेकिन वो जानते थे कि भाई वहाँ का निज़ाम जो है वो क्या होता क्या नहीं होता, इसलिए उन्होंने थोड़ा देर लगी। और उनको जो ये कहा जाता है ना जल्दी करते, ये गलत है। जल्दी करते तो पाकिस्तान को जल जाते, तो फिर आप खुश हो जाते। सर, आप कह रहे हैं जल्दी करते, लेकिन जो इस तरह का विवाद पैदा किया जाता है, कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह रियासत को, स्टेट को आज़ाद रखना चाहते थे, भारत में वे नहीं चाहते थे, लेकिन उसके काउंटर में भी कई तरह की बातें हैं। उसमें कोई जुल्म थोड़ी है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी माउंटबैटन को, उसमें उन्होंने लिखा, आई वॉज कंसिडरिंग विच ऑफ द टू डोमिनियंस टू ज्वाइन और वेदर इट वुड बी बेटर फॉर माई स्टेट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स विद गुड रिलेशंस विद बोथ। ऐसी उसमें कौन सा भाई वो जुल्म हो गया। देखिए ना, आप आज ये लोग समझते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को तो हिंदुस्तान में आना ही आना था, ज़रूरी नहीं था, तो पिताजी की वजह से बच गया, नहीं तो सारी रियासत गई थी पाकिस्तान को। क्या महाराजा ये चाहते थे कि कश्मीर को एक स्पेशल रियासत के तौर पर, स्पेशल केस के तौर पर देखा जाए? कश्मीर था ही स्पेशल केस शुरू से, क्योंकि सवाल ये है ना, अब इस वक्त तो लोगों के जहन में, दिमाग में नहीं आ सकता कि क्या हालात थे उस वक्त जब मुल्क का बंटवारा हो गया, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कत्ले आम हुआ। तो उस वक्त हालात, ये तो आप समझिए कि जितनी रियासत आई है वो भी बापू जी की वजह से आई। उनको दोष दे रहे हैं कि वो देर से की, क्या क्या करते वो, उनके दोनों तरफ से प्रेशर थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो उससे पहले विलय करना चाहते थे या एक्सेशन करना चाहते थे, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये भारत पर ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सब जगहों से इस तरह का आरोप लगता है, भारत ने जनमत संग्रह नहीं कराया, जबकि पाकिस्तान ने कभी शर्तें पूरी ही नहीं की, वो हटा ही नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए जो एग्रीमेंट हुआ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो आगे ओएन डिक्सन ने कहा, और कहा कि भाई वो यूनाइटेड नेशन कहा कि वो विड्रॉ करेंगे पहले टोटली, दे विल हैंड बैक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इंडियन आर्मी ग्रेजुअली रिड्यूस करेगी। उन्होंने शर्त ही नहीं पूरी की, कैसे होता जनमत। पूरे तौर से भारत पर यह आरोप लगाना कि भारत ने जनमत संग्रह नहीं किया, कश्मीर का विवाद जो है इसकी वजह से बना हुआ, ये पूरी तरह गलत है। हाँ, गलती है, क्योंकि अगर नहीं भारतवर्ष गए वहाँ और उन्होंने वो एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट हुआ, अगर उसके तहत पाकिस्तान विड्रॉ कर देते तो प्लेबिसाइट हो जाना था। नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो भारतवर्ष के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं। क्या जो आर्टिकल 370 बना, फिर उसको 306 के तहत रखा गया, क्या ये भी महाराजा हरि सिंह चाहते थे या ये गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हुआ? याद रखिए, उस समय संविधान नहीं बना था, भारतवर्ष का भी बन रहा था, हमारे यहाँ भी वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ रखना था ना। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 370 जो है वो इसलिए था कि ये एक सेतु जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के बीच में, इसलिए इसका महत्व था। और 306 का जहाँ तक प्रश्न, याद रखिए 1929 में पिताजी ने ये कानून लाया स्टेट सब्जेक्ट का। क्यों?
अगर ज़मीन खुल देते तो पंजाबी सब ज़मीन खरीद लेते, उनके पास बहुत पैसा था, कश्मीरी बेज़मीन हो जाते। आज कोई लैंडलेस लेबर कश्मीर में नहीं है, वहाँ कोई काम पड़ता है तो बिहार से लेबर आती है। तो वो चाहते थे कि नहीं, अपनी ज़मीन जो है लोगों के लिए सुरक्षित रहे। तो जम्मू कश्मीर के ये वो तमाम सवाल और तमाम बातें जिन पर चर्चा हो रही है, महाराजा डॉक्टर करण सिंह ने तमाम बातों को हमसे एक्सक्लूसिव साफ तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी और सही बात रखी। कई बातों को उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसके पस मंज़र को, उस वक्त के क्या हालात हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखकर देखना चाहिए। कैमरामैन नरेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू पर सख्त तनकीद की है। रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार है, इसलिए उसके लीडर के इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात कांग्रेस लीडरशिप पर लगाए जा रहे हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के बयान से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से पंडित नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया है, 5 बड़ी ब्लंडर्स जो कश्मीर इशू पे उनके मुताबिक हुई हैं, उसके जिससे कश्मीर इशू सुलगता रहा कई सालों तक और 370 जो द्वारा हटाई गई उनके मुताबिक, उसके बाद ही पूरा कंप्लीट एक्सेशन कश्मीर का भारत के साथ हुआ, विलय भारत के साथ पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन भल्ला, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। रमन भल्ला साहब, जबरदस्त हमला बोला गया है कांग्रेस पे भी और खासकर पंडित नेहरू को भी टारगेट किया गया है किरण रिजिजू की तरफ से। आप बिल्कुल उन्होंने, हम समझते हैं कि जो टिप्पणी उन लोगों ने की है उनको तो पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। उनको पहले जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास समझना चाहिए कि कितने बड़े कद के वो नेता थे, जिनको वर्ल्ड लेवल पे भी उनकी मान्यता यहाँ पे दी गई और नॉन वायलेंस के मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा यहाँ पे लिया, हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितनी बार गिरफ्तार भी यहाँ पे हुआ और महात्मा गांधी के साथ उच्च कद के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने ये संघर्ष यहाँ पे किया। उस वक्त के क्या हालात है, लेकिन जम्मू कश्मीर अगर आज भारतवर्ष का एक अटूट अंग और उसको ताज अगर कहा जाता है तो हम फख्र महसूस करते हैं कि उसमें नेहरू जी का बड़ा योगदान था। हालांकि उस वक्त 2-3 ऑप्शनें थी, इंडिपेंडेंस की भी थी, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, किस हालात के मुताबिक क्या वजूहत यहाँ पे रही, लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसका विलय यहाँ पे हुआ। हम तो फख्र महसूस यहाँ पे करते हैं। हम समझते हैं कि उनकी जीवनी के बारे में ना जानने के बाद उस वक्त शायद ऐसे नेताओं का जन्म भी नहीं होगा जब तक वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना हिस्सा यहाँ पे लिया। उनको देश भर से माफी मांगनी चाहिए। वो सिर्फ गुजरात के चुनावों को देखते हुए अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, इस ढंग के बयानबाजी करके, इस ढंग से किसी बड़े नेता की इमेज को टार्निश करके। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता खास तौर पर महसूस करती है, हिंदुस्तान की जनता खास तौर पर महसूस करती है। अगर वो 1947 के बाद 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे रहे तो लोगों ने उनका लोहा माना। वो जबरदस्ती बन के नहीं आते थे, चुन के यहाँ पे आते थे। अगर कोई दिक्कत होती तो उस वक्त भी उसका मुकाबला या कोई विरोध कहीं पे होता था। लेकिन आज जो टिप्पणी यहाँ पे करते हैं उनका तो हिंदुस्तान में और फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल ही यहाँ पे नहीं रहा। आज वो बातें करते हैं हिंदुस्तान को नेताओं की बात करने के लिए जिन पार्टी के नेताओं ने अपनी जानें निछावर करके और आगे भी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। आज उसका उदाहरण राहुल गांधी जी के माध्यम से उनको पता चल गया। ये बुखलाहट है भाजपा की, जो उनके पूर्वजों का नाम लेके उनकी इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। आज क्या हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने अभियान यहाँ पे छेड़ा है तो पूरे हिंदुस्तान साउथ एक तरफ यहाँ पे होता जा रहा है। उनकी भाजपा की जमीन खिसकती जा रही है। शायद यही वजह है कि उनके बुखलाहट के माध्यम से इस ढंग से हमला करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में अब लोग समझ चुके हैं। नेहरू जी इतने वीर रखने वाले लोग थे जिन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आज हिंदुस्तान बुलंदियों को यहाँ पे जा रहा है। तो उन लोगों ने वो काम किया। अब तो BRDO या जिसने महकमे के तहत जिन्होंने IIT उन चीजों का रखा, आज जिस एम्स की संगे बुनियाद रखी, ये उनके दूरंदेशी नीयत थी। दूरंदेशी के माध्यम से मैं समझता कितने वीनियर लीडर थे कि महाराजा हरि सिंह जी को किसी ढंग से भी समझा के उन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा यहाँ पे बनाया। हम फख्र महसूस करते हैं उसी तंजीम के एक सिपाही होने के नाते कि नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने देश के नाम पे अपनी सारी संपत्ति दे दी। ये देश की संपत्ति तो बेचने वाले लोग हैं, ये क्या उसके नेहरू के बारे में टिप्पणी करेंगे? उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से जिस ढंग से इस महान नेता के बारे में वो टिप्पणी यहाँ पे कर रहे हैं। एक और सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता, आप तो बात करेंगे क्योंकि आप डिफेंड भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि नेहरू साहब ने जो तो 370 धारा 370 को यहाँ पे रखा
मतलब उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ 370 यहाँ पे रहना चाहिए, उससे और बाकी जितने भी जैसे यूएन में वो चले गए, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं? नहीं, मैं समझता हूँ उस वक्त के क्या हालात यहाँ पे रहेंगे या उस वक्त के बारे में हम पीछे जाना इतिहास नहीं, जो आज हम महसूस करते हैं कि किस ढंग से हम लोग आज जिन लोग तोड़ने का दावा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या मिला, आज जिसके दावा ये रिजू जी करते हैं वो उस दफा को लेके आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई है। आज यहाँ के लोकल बाहर के लोगों को, वोटर्स को शामिल करने के लिए कितने जम्मू कश्मीर में बवाल यहाँ पे मच रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल स्क्यूज यहाँ पे किया जा रहा है, हमारे सोर्सेज यहाँ पे नहीं है। अब भारत के या बाहर जो जगह के खास तौर पे पैकेज यहाँ पे दिया था, लोग अपने आप में फख्र महसूस करते थे कि उन लोगों के लिए खास तवज्जो यहाँ पे दी गई है ताकि अच्छे ढंग से ये रियासत के लोग फल पड़े, फूलें और आगे बढ़ पाएं। आज तो ये उम्मीद नहीं थी कि रियासत के टुकड़े हो जाएंगे। ये रियासत के टुकड़े करने वाले लोग हैं और हमारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने वाले लोग वो कांग्रेस के नेता ही थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। साफ कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी इस चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रही है क्योंकि वो बाकी मोर्चों पे नाकाम रही है और इनका ये भी दावा है कि पंडित नेहरू हो या कांग्रेस है, उन्होंने बलिदान दिया है नेशन के लिए और जो हालात वहां के उस टाइम के थे उसी मुताबिक उन्होंने जो फैसले किए हैं उस पर नुक्तेचीनी करने का बीजेपी को कम से कम कोई भी हक नहीं है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आपका खैर मकदम है। कश्मीर में जब कबालियों ने हमला किया था उस दौरान 19 साला मकबूल शेरवानी एक ऐसे कश्मीरी नौजवान ने कबायलियों को गलत जानकारी देकर उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं दिखाया। जब कबायलियों को एहसास हुआ कि उन्हें गलत रास्ता दिखाया गया तो उन्होंने मकबूल शेरवानी को पकड़ा और सख्त टॉर्चर के बाद शहीद कर दिया। आज पूरा मुल्क मकबूल शेरवानी की बहादुरी को याद कर रहा है। पेश है आबिद हुसैन की रिपोर्ट। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश राज के समय से आजाद चली आ रही ज्यादातर रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला लिया, मगर 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने न तो हिंदुस्तान और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहा। धरती पर जन्नत कहा जाने वाला और खूबसूरत वादियों से घिरा कश्मीर इन दोनों के अस्तित्व में आए मुल्कों के बीच एक महत्वपूर्ण रियासत थी। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही कश्मीर के राजा हरि सिंह पर अपने में शामिल हो जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कश्मीर के राजा पर कोई असर न होता देख पाकिस्तान ने पहले तो राजा के साथ किए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नकारा, फिर राजा हरि सिंह पर दबाव बनाने के लिए नमक, चीनी, पेट्रोल और केरोसिन की सप्लाई बंद कर दी। इतना ही नहीं, फलों, लकड़ी और फर के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इतने छल कपट के बाद भी जब कुछ हासिल न हुआ तो पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर को हथियाने का मंसूबा बनाया। पश्तूनी कबायलियों को मजहब और दौलत के मायाजाल में फंसाकर इस मुहिम में शामिल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्लिम लीग कमांडर खुर्शीद अनवर और ब्रिगेडियर अकबर खान को उनसे मिलने पेशावर भेजा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया। बारामुल्ला के रास्ते वो मुजफ्फराबाद को तबाह करके बारामुल्ला की जानिब रवाना हुए और कश्मीर के सबसे खुशहाल इलाके बारामुल्ला पर कब्जा कर लिया। इन कबालियों ने इस स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट पर धावा बोल दिया और श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, जो बारामुल्ला से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर था। आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखेंगे। बारामुल्ला में इन हमलावरों ने काफी कत्लो गारत की। 3 दिन तक वो इस्मतदरी और लूट मार में मसरूफ थे। सिख और हिंदू बरादरियों के अफराद खास हदफ थे। लोगों की जायदाद लूट ली गई, घरों को जलाया गया और उनकी औरतों की इस्मतदरी की गई। गली गली में मौत का तांडव, घर घर मातम
इस तबाही के बाद ये हमलावर श्रीनगर एयरपोर्ट की जानिब बढ़े, मगर इस बीच 19 साला नौजवान मकबूल शेरवानी सामने थे। लेकिन कश्मीर की आवाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही हिम्मत और साहस कश्मीर के एक नौजवान मकबूल शेरवानी ने दिखाई और कबायलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मकबूल शेरवानी कबालियों ने जब मकबूल शेरवानी से श्रीनगर एयरपोर्ट का रास्ता पूछा तो बहादुर मकबूल शेरवानी ने समझदारी से काम लिया और उन्हें गलत जानकारी फराहम की, जिससे हिंदुस्तानी फौज को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने में मजीद वक्त मिला। इसके अलावा शेरवानी और इसके जैसे कई नौजवानों ने कश्मीर की सलामती और सालमियत के दिफा के लिए कबालियों की नक्लो हरकत से फौज को वाकिफ करा रहे थे। एक ही रास्ता है वहाँ जाने का, वो पीछे वाली पहाड़ी से, वो तुम्हारा मतलब वो उधर से जाने का? हाँ उधर से। ठीक है चलो। देखिए, मकबूल शेरवानी साहब हमारे मुल्क बिलखुसूस कश्मीर के लिए बाहुबली की हैसियत रखते हैं। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कश्मीरी कौम के लिए, हमारी गैरत, हमारे ज़मीर के लिए अपनी जान का अतिया दिया। उस वक्त जो हमलावर आए थे पाकिस्तान से, उन्हें रोकने के लिए जो उन्होंने उस वक्त करेज दिखाया, बहादुरी दिखाई, मैं उस बहादुरी को सलाम करता हूं। और उनके जैसी सोच रखने वाले नौजवानों की आज के डेट में भी जरूरत है। आज चूंकि 75 साल हो गए और अभी अभी हमने शौर्य दिवस मनाया, हम इस बाबरकत दिन पे जो एक बराबर एक फेस्टिवल की हैसियत रखता है हमारे कश्मीर में, मैं उनकी उस शहादत को सलाम करता हूं और पाकिस्तान से भेजे हुए उन हमलावरों के उस हमले को मैं मजम्मत करता हूं और मजम्मत करते हैं जो भी उन्होंने उस वक्त जुल्म सितम हमारे यहाँ कश्मीर में मुसलमान भाइयों पे, सिख भाइयों पे, हिंदू भाइयों पे और राजपूत भाइयों पे डाले, वो हम कभी नहीं बुला सकते। आज के डेट में भी हमारे कौम को मकबूल शेरवानी साहब जैसे नौजवानों की खास जरूरत है। मकबूल शेरवानी धरती की मोहब्बत में इस कदर दीवाना था कि अपनी हिफाजत से बेखबर हो गया था। छापामारों की श्रीनगर की तरफ पेशकदमी को रोकने के लिए उसने दरअंदाजों को गलत इत्तला दी और उनका रुख मोड़ दिया और उन्हें सुंबल के इलाके में गलत रास्तों पर बेमकसद घूमने पर मजबूर किया। इसके हाजिर दिमागी ने हमलावरों का कीमती वक्त जाया कर दिया, जब तक कि हिंदुस्तानी फौज की सिख रेजिमेंट के दस्ते इसके दिफा के लिए श्रीनगर तक पहुँच सके। इस तरह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने और इसे कंट्रोल करने के पाकिस्तानी मंसूबे पर पानी फिर गया। ताहम कबालियों ने भांप लिया कि उन्हें गुमराह किया गया है। इसके बाद खौफनाक छापामारों ने शेरवानी का पीछा किया, जो बारामुल्ला से 35 किलोमीटर दूर सुंबल में मौजूद था। शेरवानी ने अपने मुल्क से गद्दारी पर मौत को तरजीह दी। हमलावरों ने पेशकश की कि अगर वो शेख अब्दुल्ला और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाएगा तो उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके बजाय मकबूल शेरवानी ने हमलावरों के मुंह पर थूका और नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उठा के ले चलो। हमलावर उसे घसीटकर वापस बारामुल्ला ले गए और बारामुल्ला के मरकजी चौक में उसे गोली मार दी गई। यहाँ तक कि जब उसके जिस्म पर लगे जख्मों से खून बहने लगा तो कबालियों ने अपने खून से उसकी कमीज पर काफिर लिख दिया। जो हमला आवर थे उन्होंने अचानक कश्मीर पर जो हमला किया है, तो हजारों जो कत्ल गारत वहां हुए उसका जिम्मेदार है हमारे पड़ोसी। मगर जो भारत और हमारे राजा साहब के साथ जो इल्हाक हुआ, अगर उस वक्त भारत का फौज यहां जल्दी नहीं पहुंच जाता तो पता नहीं हम किनके हाथों में होते। हमें फख्र है कि उस वक्त भारत के फौजों ने जो जल्दी आए कश्मीर और उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीत लिया, उन्होंने यहां अमन किया। वरना पाकिस्तानी लोगों ने सैकड़ों में यहां कत्ल गारत, जो कि हजारों में 20,000 से ज्यादा कत्ल गारत की।
मकबूल शेरवानी की शहादत से लोगों में शहादत का जज्बा पैदा हुआ और मर्दों के साथ साथ खवातीन भी हमलावरों के खिलाफ हथियारबंद हो गईं। वाज़ेह कि मकबूल शेरवानी को उस वक्त बहुत ज्यादा शोहरत और मकबूलियत मिली जब मई 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर आए। बारामूला में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए जिन्ना ने अपने दो कौमी नजरिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शेरवानी ने उस वक्त जिन्ना के गले में जूतों का हार डालने की कोशिश की, जिससे जिन्ना ने तकरीर रोकी और उसे प्लेटफॉर्म से नीचे आने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि मकबूल शेरवानी मुस्लिम लीग की फिरकावाराना सियासत के असूलों के खिलाफ थे, इसलिए उसने नारा लगाया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मकबूल शेरवानी की बहादुरी, हाजिर दिमागी और शुजात को जमाल बड़गामी ने मंजूम खराज अकीदत पेश किया। पुरजोश थी जवानी, मकबूल शेरवानी, कश्मीर की कहानी, मकबूल शेरवानी। मजहब यही हमारा, इंसान है दुलारा, है खून हिंदुस्तानी, मकबूल शेरवानी। वहशी थे हमला आवर, मगर मकबूल था दिलावर, जय हो तेरी भवानी, मकबूल शेरवानी। मजहब की आड़ लाई, हैवानियत दिखाई, आंखों में लेके पानी, मकबूल शेरवानी। दुश्मन के दांत तोड़े, अटका के राह में रोड़े, कुर्बान की जवानी, मकबूल शेरवानी। अब चैन है अमन है, भारत मेरा वतन है, तेरी है मेहरबानी, मकबूल शेरवानी। कोशिश तो फिर न करना, कश्मीर यू से डरना, जमाल उनका सानी, मैं हूं मकबूल शेरवानी। बड़गाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को सरकारी रिहाइश का खाली करने का नोटिस भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा है। नोटिस में फेयरव्यू बंगला 15 नवंबर तक खाली करने को कहा गया है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो किसी भी वक्त सरकारी रिहाइश गाह छोड़ सकती हैं और ये उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अब वो कोई बड़ा मसला है, इस दैट मुझे मकान छोड़ना है तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ, कोई बड़ा मसला है? मसला ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसकी बुनियाद पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके लिए आज उन्होंने छुट्टी दी है, उसको याद करें और उसको रेस्टोर करें, उसको रेस्टोर करें। वो इशू है, मैं हुआ मुफ्ती को मकान छोड़ना नहीं छोड़ना। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। शाह ने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की काविशों का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया तौर पर कमी आई है। उनका कहना है कि जवानों की शहादत में भी कमी आई है, साथ ही शहरियों की हलाकतों में भी बहुत हद तक कमी आई है। शाह ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी में भी भारी इजाफा हुआ है। धारा 370 को जम्मू कश्मीर में निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और शांति के एक नए युग का प्रणिपात हुआ है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज जम्मू कश्मीर में 35,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि 35,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत से लेकर तहसील पंचायत, जिला पंचायत, इस सभी जगह लोकतंत्र को प्रस्थापित होने में देश को सफलता मिली है। और 2019 के पहले आजादी के बाद 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में कुल आया था। अब 57,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में आया है, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़। कश्मीरी पंडितों के वादे से एक बार फिर माइग्रेशन पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को घेर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि दिवाली पर 15 कश्मीरी पंडित खानदानों को कश्मीर से माइग्रेशन करना पड़ा है। कांग्रेस ने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 मरकजी वजीर कश्मीरियों तक
पहुंचने का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक भी वजीर कश्मीरी पंडितों के कैंप तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में 4,500 कश्मीरियों को रोजगार दिया गया था। पंडितों का लगातार पलायन हो रहा है। पिछले 10 महीने में 30 कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं, टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। शोपियान जैसी जगह जहां 32 साल से कश्मीरी पंडित परिवार रुके रहे, नहीं हटे, आज इस दिवाली पर उनको भी निकल कर आना पड़ा। 15 परिवार छोड़ के चले गए। इसको अगर आप सामान्य स्थिति कहते हैं तो मोदी सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। 70 मंत्री मोदी सरकार के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उनमें से एक की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाकर उनसे बात कर सके। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4,500 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को रोजगार मिला पीएम पैकेज के थ्रू। वहां एक बस्ती बसाई गई जम्मू के बाहर, जहां उन्हें स्थापित किया गया और चुनाव। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि एनसी इलेक्शन के लिए तैयार है। आने वाले समय में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, किस तरह की सेटिंग है जम्मू कश्मीर आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए, हम लोग तैयार हैं जब भी ये इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सर, आपको लगा कि हालात अब बिल्कुल ठीक है सर, इलेक्शन होने वाले हैं? हालात कभी यहाँ ठीक नहीं थे, कभी इलेक्शन होते रहे। आपको याद होगा कि जब मेजर फ्लड्स आए उस वक्त भी इलेक्शन हुए, जबकि हमने उनसे गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया, उन्होंने डिले नहीं किया। और आज 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये हाल देखिए। मरकजी हुकूमत बुजुर्गों, माशी तौर पर कमजोर और माजूर अफराद के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें चला रही हैं, लेकिन कुछ अहदेदारों की लापरवाही और बेहिसी इन स्कीमों की मुकम्मल अमलावरी पर रुकावट बन रही है। ऐसी ही एक मिसाल आज जवाहर नगर श्रीनगर में देखने को मिली। महकमे समाजी बहबूद जम्मू कश्मीर ने विडो फंड, ओल्ड एज पेंशन और दीगर अहले इस्तिफादा कुनंदगान को फिजिकल जांच के लिए एक सर्क्यूलर जारी किया है। महकमे सेहत से सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अहले अफराद को परेशानियों का सामना है।